हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पेटल्स प्ले 101 पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। यह हिंदी व्याकरण सीरीज़ की 8वीं वीडियो है, जहां हम पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों को भी हम अच्छी तरह समझेंगे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी मैंने बहुत ही ज़रूरी विषय को अच्छी तरह समझाया है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आपके लिए एक अनाउंसमेंट थी कि अब से मैं जो भी वीडियो लाऊंगी उनमें मैं 5 पर्यायवाची शब्दों को शुरुआत में डालूंगी, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों पे यदि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तो उसमें बहुत टाइम बर्बाद होगा। एक तो क्योंकि पर्यायवाची में समझाने लायक कुछ नहीं होता, और यदि मैं वीडियो के अंदर डालती हूँ तो इससे आपको भी आसानी हो जाएगी और धीरे धीरे आप सारे पर्यायवाची याद कर लेंगे। तो आज के पर्यायवाची जो 5 पर्यायवाची हैं उन्हें देखते हैं। पार्वती, पार्वती के पर्यायवाची गौरी, दुर्गा, सती, सर्वमंगला, अंबिका, उमा, गिरिजा, अर्पणा, शिवा, भवानी। माता के पर्यायवाची जननी, मातृ, धात्री, प्रसू, अम्बा। भाग्य, भाग्य के क्या पर्यायवाची हैं? विधि, दैव, नियति, भवितव्यता, अदृष्ट। तलवार के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? खड्ग, चंद्रहास, कृपाण, असी, करवाल। मछली के पर्यायवाची मीन, मत्स्य, शफरी और झग। फिर से एक और बार दोहराते हैं। पर्यायवाची तो पार्वती के पर्यायवाची गौरी, दुर्गा, सती, सर्वमंगला, अंबिका, उमा, गिरिजा, अर्पणा, शिवा, भवानी। माता के पर्यायवाची जननी, मातृ, धात्री, प्रसू, अम्बा। भाग्य के पर्यायवाची विधि, दैव, नियति, भवितव्यता, अदृष्ट। तलवार के पर्यायवाची खड्ग, चंद्रहास, कृपाण, असी, करवाल। मछली के पर्यायवाची मीन, मत्स्य, शफरी और झग। तो ये आज के हमारे 5 पर्यायवाची पूरे हुए। समास, चलिए अब समास की ओर बढ़ते हैं। समास किसे कहते हैं? समास का पहले हम अर्थ जान लेते हैं। पहले तो समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। अब आप बोलेंगे कि मैडम संक्षेपीकरण क्या होता है? संक्षेपीकरण का अर्थ है छोटा करना किसी भी चीज़ को। संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा। तो किसी भी चीज़ को छोटा जब हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं संक्षेपीकरण। अब हम परिभाषा देखते हैं समास की। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते हैं।
यहाँ पे सिर्फ श ही आया है, आगे का पूरा शब्द जो नहीं आया है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। तो जब दो शब्द मिलते हैं या उनमें संयोग होता है और जब वो छोटे हो जाते हैं, संक्षेपीकरण जब हो जाता है उनमें, तब उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब हम देखते हैं सामासिक शब्द क्या होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल होता है तो बहुत ही जाहिर सी बात है, छोटा हो जाता है शब्द, क्योंकि मेल हो रहा है यहाँ पे, तो परिवर्तन जो होता है उसके कारण छोटा हो जाता है शब्द। तो उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, क्योंकि उसमें समास है। सामासिक यानी जिसमें समास है। अब हम देखते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। समास युक्त शब्दों का संबंध व्यक्त करने को समास विग्रह कहते हैं। तो सामासिक शब्द जो होते हैं उनको जब अलग करते हैं और उनका जो संबंध लिखते हैं, तब हम उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, राजपुत्र, राजा और पुत्र यहाँ पे, और इसका संबंध यहाँ पे आ गया है ना। तो राजा का पुत्र, ठीक, इसे देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार हैं। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। मेरे साथ बोलिए। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक ऐसा फिगर बनाया है। इस फिगर के माध्यम से आप 6 के 6 भेदों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसी फिगर आप भी अपनी कॉपी में बना लीजिए, या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास, समास विग्रह करते समय जो कारक होता है उसी कारक से युक्त तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसे देखते हैं कि संबोधन को छोड़कर। तो यहाँ पे संबोधन को नहीं गिनेंगे, कारक में संबोधन भी आखिर में आता है ना, तो उसे नहीं गिनेंगे हम। अब इस परिभाषा को ध्यान से देखते हैं। समास विग्रह आपको पता है कि क्या होता है ना। करते समय जो कारक होता है, कारक आपको पता है। मैं आगे कारक पे वीडियो लाऊंगी। कारक होता है जो संबंध बताता है, संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताने वाले शब्द।
जैसे ये सीधा संबंध बताने वाले शब्द होते हैं कारक, और उसी कारक से युक्त तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास जो है ऐसा समास होता है जिसमें कारक होता है। कारक युक्त जो समास होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक बीच में आता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। आगे देखते हैं, और भी उदाहरण देखते हैं अब इसके। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं इसके कुछ प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। 6 प्रकार होते हैं इसके भी। चलिए उसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त, ये हमने देख लिया, स्वर्ग को प्राप्त। इसे हाइलाइटर से देखते हैं। मनोहर, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मन को हरने वाला। तो यहाँ पे को आ गया ना। यहाँ पे देखिए कर्म तत्पुरुष समास वह तत्पुरुष समास है जिसमें कि कर्म कारक है। कर्म कारक युक्त जो समास है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्म, इसका जो चिन्ह होता है कर्म तत्पुरुष समास का वो होता है को। यहाँ पे आप देख सकते हैं को आ रहा है। ये मैं आगे अगली वीडियो में मैं लिंग वचन कारक जब पढ़ाऊँगी अगली वीडियोस में, तब मैं आपको इसके बारे में और अच्छी तरह समझाऊँगी। यहाँ पे को आ रहा है, इसके कारण ये कर्म तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार यश प्राप्त, जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यश को प्राप्त करने वाला। परलोक गमन, परलोक को गमन। सर्व प्रिय, सबको प्रिय। तो यहाँ पे भी को आ गया। यहाँ पे भी करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास क्या होगा? यहाँ पे करण कारक होगा। जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो यहाँ पे से या के द्वारा होता है या द्वारा होता है यहाँ पे चिन्ह। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से समास विग्रह करके देख सकते हैं। तो तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। गुणहीन, गुण से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक आता है। यहाँ पे संप्रदान कारक के चिन्ह है को और के लिए। तपोवन, तप के लिए वन। यहाँ पे के लिए आ गया इसलिए संप्रदान तत्पुरुष। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। राह खर्च, राह के लिए खर्च। यहाँ पे परलोक गमन नहीं होगा, यहाँ पे इसे काट दीजिए। यहाँ पे गलत आ गया। यहाँ पे कई बार ये लोग
गलत लिख देते हैं, इसे काट दीजिए। राह खर्च, राह के लिए खर्च, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्या विद्याग्रह, विद्या के लिए आग्रह। तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। आगे देखते हैं, एक मिनट। अब हम देखते हैं आपादान तत्पुरुष। पहला है आपादान तत्पुरुष। यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि चिन्ह कौन कौन से होते हैं। चिन्ह होता है से। तो आप बोलेंगे ये तो कर्ण में भी होता है, परंतु यहाँ पे अलग होने का भाव आता है। आपादान तत्पुरुष के उदाहरण देखते हैं और उन्हें समझते हैं। जन्मांध, जन्म से अंधा। एक मिनट, इसे जूम करके दिखाती हूँ मैं, आपको अच्छी तरह दिखेगा फिर। तो जन्म से अंधा, यहाँ पे अलग होने का भाव कैसे आ रहा है? जन्म से अब तक। तो यहाँ पे एक अलग नहीं हो रहा है, एक है जन्म से फिर आगे बढ़ के आगे समय बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जन्म से मतलब यहाँ पे अलग होने का भाव आ रहा है। यहाँ पे शक्तिहीन, शक्ति से हीन। गुणहीन, एक मिनट, यहाँ पे गुणहीन, गुण से हीन। देखिए यहाँ पे गलती आ गई है। यहाँ पे गुणहीन जो है करण कारक में नहीं, आपादान कारक में होता है। यहाँ पे गलत आ गया था। और रोग मुक्त भी यहाँ पे गलत आया था। वो मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, पर जो है वहाँ पे नहीं आएगा। रोग मुक्त और गुणहीन वहाँ पे नहीं आएंगे। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाप से मुक्त, यहाँ पे भी अलग होने का भाव आ रहा है। संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में जो संबंध कारक में जो है वो जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं का, के, की। यहाँ पे देखते हैं जीवन दान, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जीवन का दान। धर्म युद्ध, धर्म की युद्ध। राज दरबार, राजा का दरबार। राजमहल, राजा का महल। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में पर, यहाँ पे में पर होते हैं चिन्ह। कुल श्रेष्ठ, यहाँ पे होगा कुलों में श्रेष्ठ। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। धर्मवीर, धर्म में वीर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष होगा। आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो और जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा अपने पदों से किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं या किसी संज्ञा का बोध करवा रहे हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे
जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, इसे छोड़ दीजिए, ये आपको समझ नहीं आएगा। कोई भी पद प्रधान ना हो मतलब कि यहाँ पे जो असली पद है, जो जितने दिए हुए हैं, जैसे चक्रधर, तो यहाँ पे ना चक्र की बात की जा रही है यहाँ पे, ना धर जो धारण कर जो धारण की बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है जो कर रहा है इन चक्र को धारण। तो यहाँ पे किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, किसी तीसरी संज्ञा की बात की जा रही है, तो इसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। मतलब कैसे पता चलेगा आपको बहुब्रीहि समास है? तो यहाँ पे कोई भिन्न संज्ञा, किसी संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है। ये जैसे योगरूढ़ शब्द आपने पढ़ा होगा। योगरूढ़ शब्द भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जैसे उनमें वो किसी संज्ञा, किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध करवाते हैं, न कि जो शब्द उनमें इस्तेमाल हुए हैं उनमें से उनका बोध करवाने के बजाय वो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध करवाते हैं। तो उसी प्रकार बहुब्रीहि समास में भी होता है कि जैसे चक्र, मैं उदाहरण के ज़रिए अगर समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा। 1 मिनट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चक्रधर, तो यहाँ पे देखिए चक्र धारण करने वाला, तो यहाँ पे कृष्ण की बात की जा रही है, विष्णु की बात की जा रही है, विष्णु भगवान की बात की जा रही है। कृष्ण विष्णु भगवान हैं, इनकी बात की जा रही है। और यहाँ पे जो है, पर यहाँ पे शब्द में कहीं पे भी कृष्ण भगवान का नाम नहीं आया या विष्णु भगवान का नाम नहीं आया यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास है। पंकज, देखिए पंकज, देखिए वो योगरूढ़ में भी था, है ना। यहाँ पे समास है, यहाँ पे सामासिक शब्द है यहाँ पे ये, तो इसलिए ये एक सामासिक शब्द है। तो और यहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास है। कैसे पता चला हमें? देखिए, पंकज, पंख में जो जिसका जन्म होता है पंख में जो जमता है, यानी कि कमल। तो यहाँ पे कमल शब्द का कहीं प्रयोग नहीं आया, परंतु यहाँ पे कमल की बात की जा रही है। समझ रहे हैं आप? तो इसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। इसे पे जो, वाला, जिसका, ऐसे शब्द आते हैं कई बार। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो यहाँ पे कृष्ण की बात की जा रही है, भगवान कृष्ण की बात की जा रही है यहाँ पे, परंतु यहाँ पे कृष्ण भगवान का कहीं भी नाम नहीं आया यहाँ पे, तो इसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति विशेष की बात की जा रही, किसी वस्तु विशेष की बात की जा रही है, परंतु उसका नाम यहाँ पे कहीं भी नहीं आया। यहाँ पे जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो उस व्यक्ति या वस्तु विशेष की कोई विशेषता को जो है बता रहा है, परंतु वह जो है उसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को ही की ही बात कर रहा है वहाँ पे, ना कि किसी और की। और भी लोगों में भले ही वो विशेषता हो, लेकिन वह एक ही वस्तु या व्यक्ति विशेष को यहाँ पे उसी का बोध करवा रहा है यहाँ पे। जैसे वीणा पानी, 1 मिनट। वीणा पानी, वीणा यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ पे, और पानी यानी हाथ।
यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीणा है पानी में जिसके, सरस्वती की बात की जा रही है, सरस्वती माता की बात की जा रही है यहाँ पे, परंतु उनका कहीं पे भी नाम नहीं आया, इसलिए बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होता है कि जब हम समास विग्रह करते हैं, पहला शब्द जो आता है वो होता है एक संख्यावाची शब्द और बाकी जो होता है वो प्रधान होता है। त्रिकाल, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं। त्रिकाल, तीन कालों का समाहार, समाहार यानी ग्रुप, तीन कालों का समाहार। तो यहाँ पे तीन जो शब्द है वो एक संख्यावाची शब्द है। दोपहर, दोपहरों का समाहार। पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समाहार। यहाँ पे जो है मास, अमृत, पहर, काल, इन पे ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। ये 3, 2, 5, 4 ये सब पे ज़्यादा जोर नहीं डाला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि दूसरा पद प्रधान है यहाँ पे, और पहला पद जो है वो एक संख्यावाची शब्द है। आगे देखते हैं द्वंद्व समास। ही सबसे आसान समास है, ये बहुत ही आसान है। द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हैं और उनके मध्य में समुच्चय बोधक शब्द को हटाकर समस्त पद बनता है। समस्त पद सामासिक पद जो है बनता है। यहाँ पे जो है योजक चिन्ह के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि कई बार योजक चिन्ह नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए द्वंद्व समास, तो यहाँ पे एक बीच में समुच्चय बोधक शब्द होगा। समुच्चय बोधक शब्द यानी और, तथा, या, ये सब शब्द होंगे और दोनों पद प्रधान हो गए, यानी दोनों पे ही जोर दिया जा रहा है। जैसे चाचा चाची, तो चाचा और चाची दोनों की बात की जा रही है यहाँ पे, किसी एक की बात नहीं की जा रही। यहाँ पे किसी एक पर जोर नहीं डाला जा रहा, चाचा और चाची दोनों पे जोर डाला जा रहा है इस शब्द में। इसी प्रकार लेन देन, लेन और देन, सुख दुख, सुख और दुख। यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? और या भी आता है कई बार। सुख दुख, सुख और दुख। दाल भात, दाल और भात, भात क्या है मतलब चावल। आगे देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तब कर्मधारय समास होता है। महावीर, यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। एक मिनट। महावीर, महान वीर, यहाँ पे पहला पद देख सकते हैं आप। यहाँ पे पहला पद जो है वो एक विशेषण है, महान। महाकाव्य, महान काव्य। महात्मा, महान आत्मा। नरसिंह, नरों में सिंह के समान, यहाँ पे के समान आ गए, ये भी एक विशेषता बता रहे हैं। सज्जन, सत यानी अच्छा, जान। श्वेतांबर, सफ़ेद कपड़ा। श्वेत का मतलब सफ़ेद और अंबर का मतलब होता है कपड़ा। अंबर का मतलब आसमान भी होता है, लेकिन इस शब्द में इसका अर्थ है कपड़ा। तो यहाँ पे जो है विशेषता बताई जा रही है, तो आप बोलेंगे कि इसमें और
बहुब्रीहि समास में क्या फ़र्क है? बहुब्रीहि समास में जो है विशेषता तो बताई जाती है उसमें भी, परंतु उसमें जो है जिसकी बात की जाती है उसका नाम कहीं पे भी नहीं आता पूरे विग्रह में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे महावीर, यहाँ पे वीर की बात, एक वीर पुरुष की बात की जा रही है, पर वीर यहाँ पे है शब्द, तो ये बहुब्रीहि समास नहीं होगा। आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है तथा उसके मेल से पूर्ण समस्त पद अव्यय बन जाता है। जैसे प्रतिदिन, यथाविधि, भरसक, आजीवन, आजन्म, अनुरूप आदि। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले उदाहरण। यथा नियम, नियम के अनुसार। अब अव्यय क्या होता है? मैंने बताया था अव्यय यानी अविकारी शब्द जो होता है, अव्यय और अविकारी शब्द का अर्थ होता है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वाक्य को कैसे भी आप बदल लीजिए, लिंग, वचन, काल, कारक, इनके कारण में कोई बदलाव नहीं आता, उन शब्दों को हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे यथा नियम, ये शब्द अब अव्यय बन चुका है, तो वाक्य में अगर प्रयोग करेंगे इसका तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यथा नियम, यथा नियम, यथा नियम, तीनों वचन के लिए तीनों कालों में ये ऐसे ही रहेगा, और दो वचन जो होते हैं हिंदी में उसमें भी ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। प्रतिमास, हर मास, यहाँ पे हर देख सकते हैं आप, ये अव्यय है। नियम के अनुसार, यहाँ पे यथा नियम में देखिए, यथा नियम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यथा जो है ये एक अव्यय है, यहाँ पे अर्थ लिखा है इसलिए बाद में आया है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यहाँ पे भी अव्यय आया है यथा, और यहाँ पे ये पूरा अव्यय बन गया इसके कारण। अनजाने बिना जाने हुए, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। अब आपका गृह कार्य मैं आपको बता देती हूँ। आप इस गृह कार्य को हमारे ईमेल petals101 पर भेज सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी डाल दूँगी, उसमें आप इसे हल करके इसकी फ़ोटो हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। समास विग्रह करने हैं 5 शब्दों के। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। गृह प्रवेश, आँखों देखी, नवरात्रि, मृगनयन, आमरण। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। मैं आपके लिए कुछ सेकंड रुकती हूँ। आपने तो आज कमाल ही कर दिया, मज़ा ही आ गया। आज आपने एक और टॉपिक, एक और विषय अच्छी तरह से समझ लिया। अब आपका एक विषय जो आपकी हिंदी ग्रामर की किताब है उसमें से पूरा हो गया। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, एक मोबाइल दिया है, इंटरनेट दिया है, आप उसका सदुपयोग कीजिए। हिंदी ग्रामर हमारे साथ सीखते रहिए। इसी प्रकार छोटे छोटे कदमों के माध्यम से ही हम सफलता के शिखर तक पहुंच ही जाएंगे।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहनी चाहिए। कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने डाउट्स भी आप कमेंट कर सकते हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये सब पढ़ने का मौका मिले। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।